हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है प्राइम एज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर लिया था आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का फर्स्ट पार्ट इसलिए क्योंकि 20 क्लॉज 1 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ दिया हुआ है। 20 क्लॉज 2 में हम लोगों ने देखा था डबल जियोपार्डी और 20 क्लॉज 3 के अंदर हम लोगों ने देख लिया था प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये तीन चीजें हम लोगों ने बेसिक देख ली थी। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ेगा, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके मैच द फॉलोइंग वाले होंगे, जिसके अंदर आपको ट्रू एंड फॉल्स भी देखने को, असर्शन रीजन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक लेवल अप करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। लिस्ट 1 में आर्टिकल दिया हुआ है, लिस्ट 2 के अंदर प्रोविजन दिए हुए हैं। अभी अभी मैंने आपको याद दिलाया है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। 20 क्लॉज 1 के अंदर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ दिया हुआ था, कार्योत्तर विधि दिया हुआ था। अगर ये तीनों समझना है तो लास्ट वाली क्लास में मैंने अच्छे से समझाया है, इसलिए यहाँ पे खाली हम लोग नाम के साथ में ही काम चला रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2 के अंदर क्या दिया हुआ है, डबल जियोपार्डे मतलब दोहरा दंड। यहां मैं लिख दूंगा 3 और पीछे बचा 1 जो कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, आत्म अभिशंसन दिया हुआ है। ठीक है, तीनों चीजें। तो A2 B3 C1 कहां दिया हुआ है, ए में। आसान, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 20 क्लॉज 1। 20 क्लॉज 1 कौन सा था, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ वाला। कौन सा, एक्स पोस्ट फैक्टो, या फिर इसे कहिए आप कार्योत्तर विधि। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 20(1) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, इट प्रोहिबिट्स रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉज, यह पूर्वव्यापी आपराधिक कानूनों को प्रतिबंधित करता है। एकदम सही है, आपराधिक कानूनों को ही करता है। इट प्रोहिबिट्स रेट्रोस्पेक्टिव सिविल टैक्स लॉज, क्या सिविल टैक्स लॉज को भी प्रोहिबिट करता है? नहीं, सिविल या फिर टैक्स लॉज हो तो ये आपके रेट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, पूर्वव्यापी हो सकते हैं, तो प्रोहिबिट तो नहीं करता है। तो पहला वाला सही और दूसरा वाला गलत। कौन सा होगा, ओनली 1। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डबल जियोपार्डे। डबल जियोपार्डे किसमें दिया गया है, 20 क्लॉज 2 20 खंड 2 में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत वाला ढूंढना है हमें। इट इज अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्रिब्यूनल, यह केवल न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष कार्रवाई में उपलब्ध है। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस आफ्टर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बार्स प्रोसिक्यूशन इन कोर्ट, विभागीय जांच के बाद सेवा से बर्खास्तगी अदालत में अभियोजन को रोकती है। इट इज एनश्राइंड इन आर्टिकल 22, यह अनुच्छेद 20 खंड 2 में निहित है। डी, वन मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश टू क्लेम दिस राइट, इस अधिकार का दावा करने के लिए अभियोजित और दंडित होना आवश्यक है। चलिए पहला वाला तो सही है, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की प्रोसीडिंग पे, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे ही ये अप्लाई होता है, बात एकदम सही। दूसरा, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस आफ्टर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बार्स प्रोसिक्यूशन इन कोर्ट, विभागीय जांच के बाद सेवा में बर्खास्तगी अदालत में अभियोजन को रोकती है। नहीं, विभागीय अलग होती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो यहां पे डबल जियोपार्डी में नहीं इंक्लूड होती है। लास्ट वाली क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा, ये गलत है। हमें क्या ढूंढना था, नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट ढूंढना था, तो ये असल में जो गलत है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, और बाकी दोनों 20 क्लॉज 2 में दिया हुआ है, हमने पहले ही देख लिया। और प्रोसिक्यूटेड और पनिश दोनों होना जरूरी है। ठीक है, अभियोजित भी और दंडित भी होना जरूरी है। तो तीसरा जो है वो हमारा सही डी हो जाएगा। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। वही कॉन्सेप्ट है, बस क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, एक लेवल अप कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए,
In the famous Selvi versus State of Karnataka case, the Supreme Court declared which test unconstitutional without consent. प्रसिद्ध सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किन परीक्षणों को सहमति के बिना असंवैधानिक घोषित किया था? किसमें किया था? नार्को एनालिसिस को किया था क्या? हाँ जी, नार्को एनालिसिस बिना पूछे नहीं किया जा सकता सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस के अंदर। पॉलीग्राफिक टेस्ट और ब्रेन मैपिंग, ये 3 टाइप के ऐसे टेस्ट होते हैं। तलवार मूवी देखी है ना आपने? अगर नहीं देखी तो भी मैं बता देता हूँ। नार्को टेस्ट हो या पॉलीग्राफी या ब्रेन मैपिंग हो, इसके अंदर क्या किया जाता है कि थोड़ा सा जैसे लाई डिटेक्टर लगा लिया, आपसे थोड़ी मेडिकल हेल्प ली जाती है आपसे सच उगलवाने के लिए, ठीक है। तो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका ने कहा था कि ये तीनों जो टेस्ट हैं ये क्या है? अगेंस्ट 20 क्लॉज 3, मतलब जो आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है? प्रोटेक्शन दिया गया है, उसके अगेंस्ट है। तो तीनों सही है। तीनों कहां पे? डी में दे रखा है। डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले ही कहा था थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा, तो यहां पे लेवल बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखिए, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन इफ द प्रेसिडेंट इशूज एन ऑर्डर अंडर आर्टिकल 359। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी करने पर भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? आर्टिकल 19, 20 और 21, 14 और 15 और 32। कौन सा वाला नहीं कर सकते हैं? 20 और 21 जो है वो नहीं कर सकते हैं। 359 में क्या है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। क्या है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। आसान है, यहां हमने मार्क कर दिया आंसर, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू क्लेम प्रोटेक्शन अंडर 20 क्लॉज 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन विच कंडीशन मस्ट बी मेट। अनुच्छेद 20 खंड 3 में आत्म अभिशंसन के तहत संरक्षण का दावा करने के लिए किस शर्त को पूरा किया जाना चाहिए? पहली, दूसरी और तीसरी, 3 शर्तें हैं आपके पास। द पर्सन मस्ट बी अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, व्यक्ति को किसी अपराध का अभियुक्त होना जरूरी है। देयर मस्ट बी कंपल्शन टू गिव एविडेंस, साक्ष्य देने के लिए बाध्यता होनी चाहिए। द कंपल्शन मस्ट बी टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, बाध्यता स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने की होनी चाहिए। आपके पास में 4 ऑप्शन है, कौन सा वाला सही होगा बच्चों? तीनों ही सही है। पर्सन मस्ट बी अक्यूज्ड, ये सिर्फ अक्यूज्ड को है, विटनेस को ये प्रोटेक्शन 20 क्लॉज 3 वाला नहीं मिला हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ अक्यूज्ड को है, अभियुक्त को है। बता दूं, यहां लिख देता हूं मैं, ये सिर्फ और सिर्फ अभियुक्त को ये प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है। अभियुक्त बोले तो अक्यूज्ड, ठीक है। दूसरा, देयर मस्ट बी कंपल्शन टू गिव एविडेंस, साक्ष्य देने के लिए बाध्यता होनी चाहिए। हां जी, आप अपने मन से दे रहे हैं तो बात अलग है, कन्फेशन कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। अगर कोई लॉ का छात्र है, वो अगर मुझे देख रहा है तो वो इस चीज से रिलेट कर पाएगा। आप चाहें तो आप जाके जुर्म स्वीकार कर सकते हैं, कोर्ट या फिर सामने वाली पार्टी आपको बाध्य नहीं कर सकती। बाध्यता होनी चाहिए अगर आपको ये प्रोटेक्शन चाहिए तो, ठीक है। द कंपल्शन मस्ट बी टू बी अ विटनेस अगेंस्ट, क्या होना चाहिए? विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, बाध्यता स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने की होनी चाहिए, कि आपको खुद के खिलाफ ही विटनेस बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, कंपल्शन, बाध्यता ये कीवर्ड है यहां पे, विटनेस साक्षी ये कीवर्ड है, और यहां पे अक्यूज्ड कीवर्ड है, अभियुक्त जो है ये कीवर्ड है, ठीक है। जब तीनों सही हो जाएंगे तो आप 20 क्लॉज 3 के अंदर प्रोटेक्शन ले सकते हैं। आसान, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ ऑथ्रिफॉइस कॉन्विक्ट इज रिलेटेड टू, ऑथ्रिफॉइस कॉन्विक्ट का सिद्धांत किससे संबंधित है? 20(1), 20(2), 22 या फिर 23। प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। किससे संबंधित है बच्चों? ये संबंधित है 20(2). 20(2) में क्या दिया हुआ था? 20(2) के अंदर डबल जियोपार्डे दिया हुआ था, ठीक है। आर्टिकल 20(2), ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव लॉ? निम्न में से कौन सा भूतलक्षी कानून की श्रेणी में आता है? अ लॉ डिक्लेयरिंग एन एक्ट एज एन ऑफेंस फॉर द फर्स्ट टाइम विद द फ्यूचर इफेक्ट, a law increasing the penalty for an act committed before the enhancement of the law, a law relating to the sorry law कहां गया सी? अ लॉ रिड्यूसिंग द पेनल्टी फॉर एन ऑफेंस, नन ऑफ द अबव। चार तरीके के लॉ आपको यहां पे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा रेट्रोस्पेक्टिव लॉ के अंदर आता है? रेट्रोस्पेक्टिव मतलब मैंने क्या बताया था, आप 1990 1995 वाला एक बार अगर लास्ट क्लास से रिकॉल कर पाए एग्जाम्पल को, तो यहां पे अ लॉ इंक्रीजिंग द पेनल्टी फॉर एन एक्ट कमिटेड बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ द लॉ, किससे पहले, बिफोर होना चाहिए, ठीक है, पहले, ये हो जाएगा आपका एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के लिए सही आंसर, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, मार्क कर लिया हम लोगों ने, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग आर्टिकल 20 क्लॉज 3, अनुच्छेद 20 खंड 3 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। 20 खंड 3 है क्या? सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन। द प्रोटेक्शन इज अवेलेबल नॉट ओनली ड्यूरिंग द ट्रायल बट ऑल्सो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। संरक्षण न केवल परीक्षण ट्रायल के दौरान बल्कि जांच इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी उपलब्ध है। हाँ नहीं, केवल उच्च न्यायालय में या फिर केवल महिलाओं के लिए? कौन सा वाला हाँ है ये? इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बल्कि ये जो प्रोटेक्शन है ये अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ ट्रायल में नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन में भी ये आपको उपलब्ध है। एक बार सजा हो गई तो दूसरी बार इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकती। सजा नहीं हुई तो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। आपको मैं फिर से याद दिला दूं, प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोजन, अभियोजन और पनिशमेंट। पनिशमेंट मतलब दंडित करना। क्या करना? दंडित करना। ये दोनों चीजें होनी चाहिए ताकि आप 20 क्लॉज 2 के अंदर प्रोटेक्शन ले पाए, ठीक है। और 20 क्लॉज 3 के अंदर जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है वो दोनों टाइम पे, इन्वेस्टिगेशन के टाइम भी और ट्रायल के टाइम भी, ये भी आपको दोनों के, मतलब जब आपको सजा मिल रही है या फिर आपको खुद के खिलाफ देना है गवाह, तो 20 क्लॉज 3 में भी यही आपको सूत्र देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों का सूत्र सेम है। चलिए, हाँ हो गया। यहां आंसर नहीं लिखा, बाद में पीडीएफ मिलेगी बच्चों को, बच्चे बोलेंगे कि इसमें तो आंसर मार्क ही नहीं है। चलिए, Which article of the Constitution protects a person against preventive detention, often confused with Article 20? संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को निवारक निरोध से बचाता है? अक्सर अनुच्छेद 20 के साथ भ्रमित होता है, इसलिए इसको यहां पे लाया गया है। 20, 21, 22 या फिर 23। तो मैंने आपको कहा था प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको पढ़ाऊंगा आगे। आगे कब? 21 में तो राइट टू लाइफ है। क्या है? राइट टू लाइफ। तो ये हो जाएगा 22 हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3। फिर से आ गया आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ऐसा ही साहब बार बार आ रहे हैं। अनुच्छेद 20 खंड 3 के तहत उन्मुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट प्रोटेक्ट्स एन अक्यूज्ड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट विच आर नॉट विद इन हिज पर्सनल नॉलेज। यह एक अभियुक्त को उन दस्तावेजों को पेश करने से बचाता है जो उसके व्यक्तिगत ज्ञान में नहीं है। इट डज नॉट बार द कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट लाइक वेपन यूज्ड इन क्राइम। यह अपराध में प्रयुक्त हथियार जैसी भौतिक वस्तुओं के अनिवार्य उत्पादन को नहीं रोकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? एक, दो, एक और दो, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं? कौन सा वाला है? देखो, पहला वाला तो गलत है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है एक अक्यूज्ड को, एक अभियुक्त को
प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट जो कि उसके पर्सनल नॉलेज में नहीं है। जब पर्सनल नॉलेज में नहीं है तो वो चाह के भी प्रोड्यूस तो कर नहीं सकता है। जैसे मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा कोई कागज बना भी था, जब मेरी नॉलेज में ही नहीं है तो क्या मैं उसे प्रोड्यूस कर पाऊंगा? नहीं। तो पहला वाला तो वेग है, गलत हो गया। दूसरा वाला, इट डज नॉट बार द कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट लाइक अ वेपन यूज्ड इन क्राइम। यह अपराधों में प्रयुक्त हथियार जैसी भौतिक वस्तुओं के अनिवार्य उत्पादन को नहीं रोकता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कि एक पर्सन है एक्स, एक्स, इसने क्या कहते हैं, चाकू से, हालांकि तलवार की साइज हो गई है, इसने चाकू से सामने वाले को मर्डर कर दिया, वाई को। किसको? वाई को। इसको कर दिया इसने मर्डर। और उसके बाद में ये जो वेपन था, ये जो अलग कलर से लिख देता हूं, ये जो वेपन है, वेपन बोले तो हथियार, इतना सबको पता होगा। ये वेपन इसने जंगल में फेंक दिया। कहां फेंक दिया? जंगल में फेंक दिया। अब पुलिस आती है, अब थर्ड पर्सन आती है पुलिस। पुलिस ये पूछती है हथियार कहां है, वेपन कहां पे फेंका है। अब ये कह देता है कि जंगल में फेंका है, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेपन। ये क्या कहते हैं, दे देता है कि वेपन तो जो है वो कहीं मैंने फेंक दिया, ठीक है। तो अब ये जो वेपन रिकवर हुआ जंगल से, ये जो वेपन रिकवर हुआ जंगल से और पुलिस को मिल गया, तो कोई ये कह सकता है क्या कि नहीं नहीं इससे तो उगलवा लिया गया था, सेल्फ इंक्रिमिनेशन है? नहीं नहीं, इससे ये नहीं पूछा कि आपने मर्डर किया कि नहीं, इससे बस ये पूछा कि वेपन कहां पे है जिससे मारा गया, ठीक है। या फिर पूछा नहीं भी गया, इसके घर पे क्या कहते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, जब जांच हुई तो पता पड़ा कि इसके घर पे ही एक वेपन मिला है जिसके ऊपर इसके फिंगरप्रिंट है। तो ये रिकवरी या फिर वेपन हुआ, या फिर वेपन यहां पे किसको सिग्निफाई कर रहा है? मटीरियल ऑब्जेक्ट को। किसको? मटीरियल ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये जो मटीरियल ऑब्जेक्ट है इसकी रिकवरी 20 क्लॉज 3 में सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कहलाएगी। तो दूसरा वाला सही हो गया। दूसरा वाला क्या हो गया? सही हो गया। जब पहला गलत दूसरा सही तो हमारा आंसर होगा बी। आसान है, कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए, हाथों हाथ पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी को 10 भी क्या कहते हैं दिक्कत आ सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है। आप पूछेंगे नहीं तो मैं बता नहीं पाऊंगा। माइंड रीड करना अभी भी मेरी कैपेसिटी के अंदर नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग काफी कर चुके हैं। दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक है असर्शन नाम से, एक है रीजन नाम से। असर्शन अपने आप में सही है कि नहीं, रीजन अपने आप में सही है कि नहीं, अगर ये दोनों निर्धारित हो जाए तो हम देखते हैं कि रीजन इसका कारण है कि नहीं असर्शन का। तो चलिए पहले तो दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आर्टिकल 20 क्लॉज 1 प्रोहिबिट्स इनेक्टमेंट ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। बात एकदम सही है, तब से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं। अनुच्छेद 20 खंड 1 कार्योत्तर विधियों के लागू करने पर रोक लगाता है, बिल्कुल रोक लगाता है। 20 क्लॉज 1 यही प्रोटेक्शन दे रहा है। दिस प्रोटेक्शन इज एब्सोल्यूट एंड अप्लाइज टू बोथ, इसको याद रखिएगा, अप्लाइज टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज। यह संरक्षण पूर्ण है और दीवानी तथा आपराधिक दोनों दायित्वों पर लागू होता है। नहीं, दोनों पर नहीं लागू होता है। क्रिमिनल पे तो होता है, सिविल पे नहीं होता है, दीवानी पे नहीं होता है, आपराधिक पे या फौजदारी पे होता है। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। तो हमारे पहले दो जो ऑप्शन है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, ये तो एलिमिनेट हो गए। सिर्फ पहला वाला सही है, तो हम बोलेंगे कि ए इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू, बट आर इज फॉल्स, आर असत्य है। ठीक है, आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत आई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डबल जियोपार्डी। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य अनुच्छेद 20 खंड 2 दोहरे दंड का उल्लंघन नहीं माना जाएगा? रीट्रायल ऑर्डर्ड बाय हायर कोर्ट ड्यू टू प्रोसीजरल एरर इन दी फर्स्ट ट्रायल। पहली सुनवाई में प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण उच्च न्यायालय द्वारा पुनः परीक्षण का आदेश दिया गया।
प्रोसिक्यूशन इन ए क्रिमिनल कोर्ट आफ्टर पनिशमेंट बाय ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सजा के बाद आपराधिक अदालत में अभियोजन। सी, प्रोसिक्यूशन फॉर द सेम ऑफेंस इन टू डिफरेंट स्टेट साइमल्टेनियसली, एक ही अपराध के लिए दो अलग अलग राज्यों में एक साथ अभियोजन, या नन ऑफ द अबव। 20 क्लॉज 2 दोहरे दंड में क्या कहा जाता है, आपको एक कांड की दो सजा नहीं मिलेगी, ठीक है, एक तरह के नहीं, एक कांड के, ठीक है। तो रीट्रायल जो है वो तो कर सकता है, हायर कोर्ट को लगता है कि नीचे ट्रायल अच्छे से नहीं हो रही है, काफी गड़बड़ी यहां पे नीचे वाले सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर हो रही है, तो रीट्रायल ऑर्डर कर सकता है क्या हायर कोर्ट? बिल्कुल कर सकता है, रीट्रायल कर सकता है, और वो डबल जियोपार्डी के अंदर नहीं आएगा, और हमें नहीं ही तो ढूंढना था, तो ये किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, बाकी तीनों तो बाकी दोनों, इनफैक्ट ये तो कोई है ही नहीं, बाकी दोनों तो डबल जियोपार्डी के अंदर आ जाएंगे। एक साथ दो जगह केस नहीं चल सकता है, और एक बार किसी भी कोर्ट ने अगर सजा दे दी, दंडित कर दिया, तो फिर दूसरी बार वापस से वो फाइल नहीं खुलेगी कि भैया ज्यादा सजा देनी चाहिए थी, आपने कम दे दी। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिगार्डिंग आर्टिकल 20 क्लॉज 1, इफ द पेनल्टी फॉर एन ऑफेंस इज रिड्यूस्ड बाय अ न्यू लॉ सब्सिक्वेंट टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, अनुच्छेद 20 खंड 1 के संबंध में यदि अपराध करने के बाद किसी नए कानून द्वारा अपराध के लिए दंड कम कर दिया जाता है, द अक्यूज्ड कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट ऑफ द रिड्यूस्ड पेनल्टी, द अक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ द रिड्यूस्ड पेनल्टी, द ओल्ड लॉ विल स्ट्रिक्टली अप्लाई या डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो मैं बताना चाह रहा हूं। मान लेते हैं कि 2025 में ऑफेंस हुआ, अपराध हुआ, ऑफेंस हुआ, या फिर इसको अपराध लिख देते हैं, अपराध हुआ, ठीक है। इस टाइम इस ऑफेंस की, जो भी ऑफेंस है, कोई भी ऑफेंस हो सकता है, चोरी चकारी, किसी को लात मार दी, घूसा मार दिया, डंडा मार दिया, मर्डर कर दिया, कुछ भी, इसकी सजा अगर 5 साल थी, ठीक है, और उसके बाद में 2026 में एक लॉ आता है, इसमें इसी सेम ऑफेंस की अगर सजा 3 साल कर दी जाए और केस अभी तक 1 साल से चल ही रहा है, तो नई सजा में क्या हुआ, कम किया गया। क्या किया, पहले ज्यादा थी, अब कम कर दी गई सजा, ठीक है। तो अब जब कम कर दी गई है सजा, तो फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह पूछा जा रहा है। तो हां जी, 3 साल वाला ही अप्लाई होगा, फायदा मिलेगा। पर अगर यहां 3 साल होता और यहां 5 साल होता तो क्या 5 साल कर देते? नहीं। तो इसका मतलब यह है कि अगर फायदा होना होगा तो जरूर देंगे, घाटा नहीं करवाएंगे अक्यूज्ड को, ये आपको याद रखना है। द अक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ द रिड्यूस्ड पेनल्टी, रिड्यूस्ड पेनल्टी के लिए वो एंटाइटल होगा, अभियुक्त कम दंड के लाभ का हकदार है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कुल मिला के जो हमारा कानून है ये बड़ा दिलदार है, अगर सजा कम करनी होगी तब तो आराम से कर देंगे, बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। चलिए, to carry out a DNA profiling test on an accused without his consent is not a violation of Article 20 Clause 3. This interpretation based on the logic that अभियुक्त की सहमति के बिना डीएनए प्रोफाइलिंग परीक्षण करना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं है। यह व्याख्या इस तर्क पर निर्धारित है कि पहला, डीएनए इज नॉट एविडेंस, डीएनए साक्ष्य नहीं है। इट डज नॉट इम्पार्ट पर्सनल नॉलेज और टेस्टिमोनी, यह व्यक्तिगत ज्ञान या गवाही प्रदान नहीं करता है। विज्ञान कानून से श्रेष्ठ है, साइंस इज सुपीरियर टू लॉ, इट इज रिक्वायर्ड फॉर स्पीडी जस्टिस, यह त्वरित न्याय के लिए आवश्यक है। तो आप अपना यहां पे दिमाग लगा के भी सही आंसर दे सकते हैं। इट डज नॉट इम्पार्ट पर्सनल नॉलेज, यह पर्सनल नॉलेज नहीं दे रहा है, और टेस्टिमोनी मतलब गवाही नहीं दे रहा है, इसलिए 20 क्लॉज 3 के अगेंस्ट नहीं जाता है। अगर कोई डीएनए टेस्ट होता है तो डीएनए प्रोफाइलिंग टेस्ट आपको पता होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, या फिर कोई पुत्र है वो अपने पिता का, अपनी माता का डीएनए ग्रहण करता है, साइंस वाले बच्चे जो नहीं भी हैं साइंस के वो भी जानते होंगे। तो इसलिए डीएनए प्रोफाइलिंग जो है वो 20 क्लॉज 3 के अगेंस्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 आपका इंतजार कर रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म प्रोसिक्यूटेड इन आर्टिकल 20 क्लॉज 2। 20 क्लॉज 2 क्या था? डबल जियोपार्डी। यहां पे पूछा गया है प्रोसिक्यूटेड का मतलब क्या है, इससे क्या लेना देना है, ठीक है।
पहला कथन ये कह रहा है इट मीन्स अ प्रोसीडिंग आइदर बिफोर अ कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल, इट इंक्लूड्स प्रोसीडिंग बिफोर कस्टम अथॉरिटीज और रेवेन्यू ऑफिशियल। इसका अर्थ है न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष कार्रवाई। इसमें सीमा शुल्क अधिकारियों या राजस्व अधिकारियों के समक्ष कार्रवाई शामिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए प्रोसीडिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ या तो कोर्ट में हो सकती है या फिर ट्रिब्यूनल में हो सकती है। प्रोसीडिंग और किसी जगह नहीं होती है। कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है ना, तो जो कोर्ट होगी या फिर कोर्ट जैसे कुछ ट्रिब्यूनल भी होते हैं, जैसे एनआई एक्ट में ट्रिब्यूनल हो जाता है, कैट है वो ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है वो ट्रिब्यूनल है, ठीक है। तो ये सारे ट्रिब्यूनल हो गए। कोर्ट जैसी ही पावर इनके पास होती है पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। तो कोई भी प्रोसीडिंग तभी होगी जब कोर्ट के सामने या फिर ट्रिब्यूनल के सामने हो। पुलिस के सामने प्रोसीडिंग होती है क्या? नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। तो चलिए पहला वाला तो सही है। इट इंक्लूड्स प्रोसीडिंग बिफोर कस्टम अथॉरिटीज, नहीं भाई, कस्टम अथॉरिटीज जो कर रही है वो प्रोसीडिंग नहीं कहलाएगी, या फिर रेवेन्यू ऑफिशियल जो कर रहे हैं वो प्रोसीडिंग नहीं है। दूसरा गलत हो गया। हमें क्या पूछा था, कौन सा इसमें करेक्ट है? करेक्ट कौन सा? सिर्फ पहला था। आंसर हो गया ए। आसान है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली क्लास जिसने देखी है वो एक एक आंसर सही मारेगा। Which of the following is not an essential ingredient to claim protection under 20 clause 1? 20 clause 1 वापस से याद दिला देता हूं, क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब पुराने, आज कानून बनाया पर ये अप्लाई होंगे पहले से, ऐसा क्रिमिनल केस में, क्रिमिनल लॉज के अंदर ये नहीं होता है, ठीक है। अनुच्छेद 20(1) के तहत संरक्षण का दावा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक तत्व नहीं है? बाकी तीन इसका मतलब आवश्यक होंगे। द एक्ट मस्ट बी एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ कमीशन। एक्ट जो है, जो कृत्य किया गया है, वो कमीशन, जब ये कृत्य किया गया उस टाइम में एक अपराध था, ऑफेंस था। एकदम सही, ये होना चाहिए, पर हमें तो नहीं ढूंढना है, ठीक है। द लॉ मस्ट बी अ क्रिमिनल लॉ। क्या ये क्रिमिनल लॉ ही होना चाहिए? हाँ जी, 20 क्लॉज 1 के लिए सिर्फ क्रिमिनल लॉ होना चाहिए। दूसरा भी सही। द पनिशमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट वाज एप्लीकेबल अर्लियर। आगे बढ़ी हुई होनी चाहिए, हाँ जी, बढ़ी हुई होनी चाहिए। द ट्रायल मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर। 1 ईयर वाला कोई लोचा नहीं है, 1 ईयर वाला कोई लोचा नहीं है, इसलिए हमें गलत ढूंढना था, नॉट ढूंढना था, हमने ढूंढ लिया, डी ऑप्शन हो गया। मजे ही मजे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है और पूछ रहा है, नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी इज अ लैंडमार्क केस रिलेटेड टू। नंदिनी सतपथी बनाम पीएल दानी एक ऐतिहासिक मामला किससे संबंधित है? यह आपसे पूछा गया है। राइट टू रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग इंटरोगेशन, पूछताछ के दौरान चुप रहने का अधिकार, डबल जियोपार्डे, हैंडकफिंग ऑफ प्रिजनर, कैदियों को हथकड़ी लगाना, एनकाउंटर किलिंग, एनकाउंटर हत्याएं। तो देखिए, नंदिनी सतपथी वाले केस में यह कहा गया था इंटरोगेशन के दौरान, इंटरोगेशन मतलब पूछताछ के दौरान आप चुप रह सकते हैं, चुप रहने का आपको अधिकार है, साइलेंट रहने का आपको अधिकार है। तो ये यहां पे दिया गया है, ठीक है। केस का नाम भी इंपॉर्टेंट रहता है, जरूर पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन अ लेजिस्लेचर वैलिडेट एन इनवैलिड टैक्स लॉ रिट्रोस्पेक्टिवली? क्या विधायिका पूर्वव्यापी रूप से किसी अमान्य कर कानून को मान्य कर सकती है? यस, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 डज नॉट बार इट। नो, इट वायलेट्स आर्टिकल 20 क्लॉज 1। यस, बट फॉर 6 months नो अनलेस सुप्रीम कोर्ट अलाउज। देखिए, पहला वाला सही है। ए इसमें क्या कह रहा है? देखिए, यहां पे किसकी बात हो रही है? यहां टैक्स लॉ की बात हो रही है। टैक्स लॉ क्या होते हैं? सिविल या फिर हिंदी में बोले तो दीवानी कर, कर मतलब टैक्स मामले। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का तो दीवानी या कर वाले मामलों से कोई लेना देना है ही नहीं, तो इसलिए यस, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 डज नॉट बार इट। नॉट लिखा हुआ है यहां पे, एक एक शब्द ढंग से पढ़ेंगे और सही आंसर मार्क करेंगे। ए हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है, आसान है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन।
विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट आर्टिकल 20 क्लॉज 2 फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा? कौन सा कथन अनुच्छेद 20(2) को रेस जुडिकाटा के सिद्धांत से सही ढंग से अलग करता है? यहां पे हमसे पूछा गया है रेस जुडिकाटा और 20(2) के अंदर क्या कौन सी ऐसी बात है जो अलग करती है? आर्टिकल 20 क्लॉज 2 अप्लाइज टू सिविल केसेस, रेस जुडिकाटा टू क्रिमिनल। गलत। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 सिविल पे नहीं बल्कि क्रिमिनल पे, उल्टा लिख दिया इसमें, इसलिए गलत। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 अप्लाइज टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग, रेस जुडिकाटा जनरली टू सिविल। अब एक चीज याद रखेंगे, जनरली सिविल से ही अप्लाई होता है रेस जुडिकाटा, ठीक है। यहां पे सही लिखा हुआ है, बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि सर ये रेस जुडिकाटा क्या होता है, ये तो आपने बताया ही नहीं। सबसे पहले देखिए 20 क्लॉज 2 बात करता है डबल जियोपार्डी, और रेस जुडिकाटा क्या कहता है? रेस जुडिकाटा समझे तो लगभग वही चीज होती है। इसके अंदर कहा जाता है एक बार अगर न्यायालय द्वारा फैसला हो गया तो ठीक उसी विषय और उसी तथ्य के आधार पर मामले की पुनः सुनवाई नहीं होगी। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए ए और बी दो भाई हैं, इनके बीच में एक लैंड डिस्प्यूट हुआ है। क्या है? लैंड डिस्प्यूट क्या होता है भाई? भू विवाद, भूमि विवाद इन दोनों के बीच में हुआ। कोर्ट ने यह डिसाइड किया जो भी फैक्ट रहे हों, ए को मिलेगा 45% लैंड और बी को मिलेगा 55% लैंड, क्योंकि बी ने पहले खर्चा ज्यादा कर दिया था, ठीक है। अब कोर्ट ने एक बार अगर डिसाइड कर लिया तो क्या वापस से ए जो ये कह रहा है कि मुझे 5% कम क्यों, क्या वापस से कोर्ट के पास जा सकता है कि सर वापस से सुनो एक बार केस को? नहीं, वापस से नहीं जा सकता है। तो ये जो प्रतिबंध है, वापस से कोर्ट के पास जाने वाला जो प्रतिबंध है, इसी को रेस जुडिकाटा कहा जाता है, ठीक है। और डबल जियोपार्डी में क्या है? इसमें कहा गया है एक बार यदि दंड मिल जाए, एक बार यदि एक अपराध के लिए, एक अपराध में अभियुक्त दंडित हो जाए तब पुनः उसी अपराध के लिए अभियोजन एवं दंड नहीं कारित होगा। लिख लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे मैंने बताया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर अपनी नोटबुक में लिखना है तो लिख लीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे डिफरेंस है, ठीक है। जनरली रेस जुडिकाटा जो है ये सिविल केसेस पे अप्लाई होता है। ये किस पे?
सिविल केसेस पे अप्लाई होता है, और ये आता है कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, और ये क्रिमिनल केसेस में अप्लाई होता है। याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको आज की क्लास भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आई हो। आर्टिकल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3 ही क्लॉज हैं, तो हमने इसके 40 क्वेश्चन किए, बट तीनों क्लॉज जो है वो अपने आप में एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। इस क्लास को जरूर देखना है, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है, और आपकी आम जीवन में भी ये काम आएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। ख्याल रखिए अपना। कोई भी दुविधा हो तो कमेंट में डायरेक्ट अप्रोच करना हो तो प्राइम एज लर्निंग नाम को सर्च करिए इंस्टाग्राम पे, हमारा आपको हैंडल दिख जाएगा, हमारा आपको आईडी दिख जाएगी, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। फॉलो जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा मतलब बढ़िया लगता है, ठीक है। फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमारे भी फॉलोअर्स बढ़ें, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।